Hello everyone, very good evening to you all. My name is Abhishek Thakur and you are watching the channel English with Abhishek Thakur. Dear students, आज का ये जो वीडियो है अपने आप में काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में। तो हम इसमें चर्चा ये करेंगे आज कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए या एसएससी सीपीओ के माध्यम से सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्या रिक्विजिट क्राइटेरिया हैं, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, साथ ही साथ जॉब प्रोफाइल कैसा है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेबस कैसा है और सिलेबस के साथ साथ हम फुल स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड वो क्या क्या हैं उस पर चर्चा करेंगे और प्रीवियस ईयर कट ऑफ की भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन यदि आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाते हुए, ताकि जो भी हम नए वीडियोज़ इस तरह के डालें वो आपके पास सीधा सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए लेते हैं, समझते हैं आज क्या सीन है कि ये जो पोस्ट है बच्चों इसका नाम है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर हिंदी में उसे दारोगा भी बोलते हैं और ये सब इंस्पेक्टर आप बनेंगे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर। साथ ही साथ जो CAPF हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जैसे कि CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB, इन सब में भी आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका आया है देश के युवाओं के लिए। इसमें क्या है कि दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो यदि आपको दिल्ली पुलिस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि दिल्ली पुलिस नहीं मिल पाता है आपको तो और अच्छी बात है, क्योंकि बाकी जो मैंने अभी नाम लिया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का, उसमें प्रमोशन की संभावना दिल्ली पुलिस की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। और आप देखते होंगे कि जो हमारे PM हैं या CM हैं उनके आसपास जो होते हैं बॉडीगार्ड्स काफ़ी उनके नज़दीक में करीब में, वो सब इन्हीं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से ही सिलेक्टेड होते हैं जो इंस्पेक्टर होते हैं वो। तो अपने आप में ये जॉब प्रोफाइल काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। अब हम सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है। तो नंबर ऑफ़ सीट्स के लिए आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है आप उसमें देख लो कि आप किस कैटेगरी से हो और आपके लिए कितनी सीट है। सारा डिटेल स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी जो बच्चों है इसका पे ग्रेड है 4200 पे ग्रेड है। तो इसकी सैलरी मोटा मोटी 45 से 50,000 के बीच में आ ही जाएगी। ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस प्लेस पे लग रही है, तो ये एक एवरेज आप लगा सकते हो कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 45 के आसपास होनी ही है हर हाल में। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म जो अभी आई है वैकेंसी इसका क्या सीन है, कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा देर से बना रहा हूँ, लेकिन आपको बता दें कि फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है 16/7/2020, मतलब कि इसी महीने में 16 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने तो फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, लेकिन यदि अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप ज़रूर आज कल में ही फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि बाद आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं एसएससी सीपीओ का नाम पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो और इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो बाकी रिक्विजिट क्राइटेरिया हैं उन सब पे भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें एक और बात है कि फ़ी क्या है। फॉर्म फिलअप करेंगे तो मात्र 100 रुपये फ़ी है, वो भी जनरल और OBC के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए, बाकी सब के लिए ये फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप, एग्जामिनेशन फ़ी कुछ नहीं है। चलो, नेशनलिटी आप इंडियन होनी चाहिए, ये अंडरस्टूड है। साथ ही साथ जो बंदा अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, लेकिन उसके रिलेटेड उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। चलो, अब हम आगे बात करेंगे एज लिमिट की। जो एज लिमिट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी खास एज ड्यूरेशन, एज पीरियड के बीच में आएंगे तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप जनरल हैं, मेल या फीमेल कुछ भी, तो आपकी एज 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए।
अब किस डेट से कैलकुलेट करना है एज, वो है 1/1/2021, यानी कि अगले साल के 1 जनवरी 2021 तक आपकी उम्र 20 और 25 के बीच में लाई करनी चाहिए। लेकिन यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अपर एज लिमिट में आप 20 से 28 साल के बीच होने चाहिए। यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा। आपकी उम्र 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसको नॉर्मली आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और यदि आपको खुद का एज निकालने नहीं आता है किसी खास डेट पे, तो मैंने एक वीडियो बनाया है इससे रिलेटेड, वो लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ। आप वहाँ से सीख लो कि कैसे खुद का एज किसी खास डेट पे निकालते हैं। उसके बाद आप ऐसे नॉर्मली भी सीख सकते हो, समझ सकते हो। इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ लाइज बिटवीन 2/1/1996 एंड 1/1/2001 देन यू आर एलिजिबल टू फिल अप दिस फॉर्म जनरल। इसमें आप 3 साल ओबीसी और SC ST 5 साल बढ़ा लोगे। अब रही बात एक्स सर्विसमैन की, तो बच्चों एक्स सर्विसमैन का क्या सीन है कि जो बंदा मिलिट्री, एयरफोर्स या नेवी से रिटायर्ड हुआ है, तो रिटायर्ड होने के डेट से लेके 3 साल तक, इस 3 साल में आपको अप्लाई कर देना है। यदि रिटायर्ड होने के बाद 3 साल तक के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, ये भी इम्पोर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए क्या सीन है बच्चों कि आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। और यदि आप इस बार फाइनल ईयर में हैं, आप इस बार अपीयर हो रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन 1/1/2021, ये 1/1/2021 SSCCPO ने एक लैंडमार्क के रूप में डाला है, डेट के रूप में। 1/1/2021 तक आपकी रिज़ल्ट आ जानी चाहिए। फाइनल ईयर की आपके हाथ में रिज़ल्ट होना चाहिए 1/1/2021 तक। तो ये है। और यदि आप दिल्ली पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास इस क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, 2 व्हीलर प्लस LMB लाइट मोटर व्हीकल का। यदि आपके पास अभी तक लाइसेंस नहीं है तो आप आज कल में ही अप्लाई कर दो, जिससे आप दिल्ली पुलिस में छंटे नहीं, उसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहे। और लाइसेंस बनने में टाइम लगता है, इसके लिए आपको इसमें देर नहीं करना चाहिए। लाइसेंस क्या, साथ ही साथ किसी भी डॉक्यूमेंट, जैसे आप ओबीसी हो तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, SC ST हो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, EWS हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में हो तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट आपको पूरी तरह से तैयार रखना चाहिए उसकी। और उसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है, इसलिए आप उसको अभी से तैयार करने का कोशिश कर लो। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई वो तो इंटरनेट पे आप sarkariresult.com पे या SSC के वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर लो। उसमें जो फ़ोटो आप लगाएंगे, थोड़ी सी बात बता देता हूँ 1 मिनट में। फ़ोटो जो लगाओगे वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और वो कलर फ़ोटो होना चाहिए। उसमें बिना टोपी के, बिना चश्मे के आपको लगाना है। कलर फ़ोटो होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। और उसमें जो फ़ोटो हो उस पर ये प्रिंट हो कि आपने फ़ोटो कब लिया है, यानी कि 3 महीने से पहले ही आपको डेट ऑफ कैप्चर उस पर होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, तब आप उस फ़ोटो को लगाएंगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं बच्चे आगे। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे एग्ज़ामिनेशन होगा, कैसे रिज़ल्ट आएगा, क्या क्या प्रोसेस है पूरा, उस पर चर्चा करते हैं, जो कि आज की इस क्लास के, आज के इस वीडियो का सबसे मेजर पार्ट है बच्चों। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि आपको 4 स्टेजेस से गुजरना है, 4 स्टेप्स, आपको 4 टेस्ट से गुजरने हैं। सबसे पहला टेस्ट है Tier 1 एग्ज़ामिनेशन रिटन, उस पर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है PET और PST, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। जब उसमें आप क्रॉस कर जाएंगे तो तीसरा होगा Tier 2 रिटन एग्ज़ामिनेशन, और उसमें जब आप क्रॉस कर जाएंगे तो फिर चौथा होगा मेडिकल टेस्ट। ये 4 स्टेप हैं, ये 4 प्रोसेस है। इन चारों को जब यदि आप पार कर जाते हैं तब फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो चलो अब बारी बारी से एक एक को सीखते हैं, जानते हैं बारीकी से क्या सीन है, और इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हम पास करेंगे प्रत्येक स्टेप को, प्रत्येक चरण को हम कैसे पार करते चले जाएंगे। तो देखो बच्चों, जो पहला है हमारा Tier 1, वो रिटन एग्ज़ामिनेशन है और इसका डेट भी क्लियर कर दिया है। डेट इसका दे रखा है 29/9 इसी महीने, इसी साल के 29/9 से लेके 5/10
10वां महीना 9वां महीना इसके बीच में, ये टेंटेटिव डेट है, ये आगे पीछे हो सकता है। तो आगे तो नहीं होता है जनरली, वो और पीछे चला जा सकता है, मतलब डेट बढ़ सकता है इसका, ठीक है। तो आपको देखना है, मोटा मोटी आप लगा लो कि जैसे अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 महीना तो हाथ में है ही है। और 3 महीना ठीक है, अपने आप में काफ़ी है इसका टियर 1 यानी कि प्री निकालने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। सिलेबस जान लेते हैं ज़रा सा। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, जीके और जीए, जीके प्लस जीए, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा। कुल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे और चारों पेपर अलग अलग 50-50 मार्क्स के होंगे। 50-50 मार्क्स, 50-50 क्वेश्चंस, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है, 4 गलत पे आपका 1 सही चला जाएगा। अब है कि जीके और जीए की तैयारी कैसे करें। जीके जनरल नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारी चीज़ें होते हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी आपका, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, जो डे टू डे लाइफ में देश दुनिया में घटित हो रहा है, जिसे आप करंट अफेयर्स भी बोलते हैं, उनसे भी प्रश्न आएगा। और ये आपका चेक किया जाएगा कि आप देश दुनिया से मतलब रखते हैं या नहीं, आपके आसपास जो घटित हो रहा है साइंस में या जनरल नॉलेज में या करंट अफेयर्स में, इससे आप का मतलब होता है या नहीं, तो ये आपसे चेक किया जाएगा। तो इसके लिए आप जो जनरल नॉलेज की जो बुक आती है, बहुत सारी बुक हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा पैटर्न कि जो जीके जीएस में जो क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर तो ज़रूर पढ़ो, पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर एसएससी सीपीओ का या पूरे एसएससी का ही, सीजीएल का भी ज़रूर पढ़ो, जिससे आपको आइडिया लगे कि जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन डालता है। और मेरा एक एडिशनल सलाह है कि आप देखो तो पिछले साल का एसएससी सीपीओ का जीके का पेपर, क्या उसमें करंट अफेयर्स आया है तो कितना आया है। यदि 50 में से करंट अफेयर 10, 12, 15 रहते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। तो करंट अफेयर्स पे आपको बहुत ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। ये करंट अफेयर्स आपको आगे निकाल देगा। ट्रेडिशनल जीके भी पढ़ना है प्रीवियस से, और किसी बुक से आप पढ़ लो, लेकिन साथ ही साथ अब तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन पे भी एक से एक यूट्यूब पे आपको जीके के चैनल हैं। उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान दो। करंट अफेयर्स भी ऑनलाइन आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर्स कब तक का, जैसे मान लो कि 29/9 को एग्ज़ाम है, तो सितंबर छोड़ दो, इस साल के अगस्त तक पढ़ लो, ठीक है। और वो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कैसा पैटर्न होता है जीके जीएस का, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो जीके जीएस में बहुत ज़्यादा टाइम मत देना, लेकिन जीके जीएस में 50 में से यदि 20-25 नंबर भी आ जाते हैं तो ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रीजनिंग तो एसएससी का हमेशा से एक वीकर सेक्शन रहा है, आसान सेक्शन रहा है। रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रीवियस पेपर सेट लगाने हैं। प्रीवियस लगाओ और देखो कि किसी खास सेक्शन में, रीजनिंग के किसी खास सेक्शन में यदि प्रॉब्लम हो रही है, आपका आंसर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप उसे यूट्यूब से सीखो, दोस्तों से, यारों से सीखो, और कोशिश करो कि रीजनिंग में हम हर हाल में 44, 45 के लाएँ, क्योंकि बाकी जो कॉम्पिटिटर होंगे आपके, वो इतना लाते ही हैं, लाएंगे ही। अभी रीजनिंग का कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स का तो ये होता है कि यदि आप तैयारी शुरू से करते हैं तो मैं आपको सलाह देता कि इसी टीचर से फुल कोर्स कर लो। लेकिन इस 3 महीने में थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है, फुल कोर्स करने में वो मुश्किल हो जाएगी। आप क्या करो, प्रीवियस तो ज़रूर बनाओ। मैं प्रीवियस पे हमेशा जोड़ देता हूँ। मैथ का प्रीवियस बनाना है, पिछले 10 सालों का, एसएससी सीपीओ का भी, सीजीएल का भी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सीपीओ की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ सीपीओ नहीं, सीजीएल भी बनाएंगे, एलडीसी भी बना सकते हैं हम, उसके बाद एमटीएस का भी, सब का मतलब बनाते चले जाएंगे। तो प्रीवियस को जितना अधिक आप मथोगे, जितना अधिक प्रीवियस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपकी एक आदत बन जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में उस तरह से कर पाओगे। हाँ, और जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होता है मैथ के, आप उस चैप्टर को थ्रू आउट पढ़ लो किसी बुक से। आर.एस. अग्रवाल की बुक है, सगीर अहमद की बुक है, कोई भी बुक से पढ़ लो, राकेश यादव सर की बुक है, या यूट्यूब पे उस खास चैप्टर को अच्छे से सीख लो। यूट्यूब पे भी एक से एक टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो ये आप काम कर सकते हैं। मेन तैयारी का बेस होगा प्रीवियस पेपर्स के मैथ्स बनाएंगे अभी से लेकर 10 साल तक का, और साथ ही साथ जिस सेक्शन में क्वेश्चन, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है, उस चैप्टर को हम बारीकी से एक बार सीखेंगे, ठीक है। अब मैथ्स के बाद चलते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मैं और बेहतर से आपको बता पाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश तो मैं टीचर ही, इंग्लिश पढ़ाता ही हूँ आपको। इंग्लिश में भी तत्काल में वही सीन है कि आपको प्रीवियस को खूब पढ़ना है। एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है प्रीवियस पेपर्स करके, उसको आपको खूब लगाना है।
पिछले 10 साल 15 साल अभी से लेकर के सीपीओ सीजीएल सारा सेट लगाओ। एसएससी को की आपको तैयारी करना है, ये मत सोचो कि सीपीओ तो सीपीओ, आपको सीजीएल ऐसा सोचिए चलो कि मैं सीजीएल की तैयारी करता हूँ, सीजीएल का इंग्लिश पढ़ना है, तो खूब आप सीजीएल का सेट लगाओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, सारी चीज़ें को पढ़ो, याद करो, एमबी से याद करो, तो बिल्कुल इसमें इंग्लिश में भी अच्छा मार्क्स आएगा। हाँ, एक बार आप ग्रामर पूरा थ्रू आउट इस पार से उस पार पढ़ लो किसी अच्छे बुक से। मेरे नज़र में प्लिंथ टू पैरामाउंट भी बहुत अच्छी बुक है, उसके ग्रामर इस पार से उस पार आप पढ़ लो, अच्छे से सीख लो। और इंग्लिश में फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मैं प्रत्येक डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हो कोई कन्फ्यूजन प्रॉब्लम आने में इंग्लिश में। और क्या है कि इंग्लिश में आप ऐसे ही कर लेंगे, उसके बाद इंग्लिश में कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से ये 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 उसके बाद आपके मार्क्स होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और एक नॉर्मलाइजेशन भी होता है बच्चों। कुछ नॉर्मलाइजेशन को आप जानो, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में किसी भी टीचर ने यूट्यूब पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में कम बताते हैं। इसके बारे में चलो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में कल परसों में देख लेना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, तो नॉर्मलाइजेशन का मैं उसमें बना दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में। मैं उस पर स्पेशली एक वीडियो कल आपको दे देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ, पिछले साल की कट ऑफ क्या थी ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कट ऑफ 140 के आसपास थी जनरल की, तो उससे आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, जी हाँ, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। और नॉर्मलाइजेशन का खेल कुछ और है, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 140 से आसानी से पार हो जाएगा। 140 से उसके लिए तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप चलते हैं कि स्ट्रेटजी मैंने बता ही दिया, नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई। अब हम ये जो आप पेपर पास कर जाओगे पेपर 1, तो पेपर 1 पास करने के बाद आप आ जाओगे पीईटी और पीएसटी में। और एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों कि सिर्फ पेपर 1 पास नहीं करना है, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि पेपर 1 का और पेपर 2 का दोनों का मार्क्स ऐड होगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के लिए। ऐसा नहीं कि पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के हैं, पेपर 1 जो है वो मेरिट में जुड़ेगा। इसलिए पेपर 1 में आपको सिर्फ पास ही नहीं होना है, मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास करना है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में, जो सेकंड स्टेप है वो है कि हाइट क्या है, जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, आपका एससी का, मेल का 170 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एसटी हैं यदि आप, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, मेल हैं, तो फिर आपकी हाइट 162.5 है, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फीमेल जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फ़ीमेल का हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, और यदि एसटी हैं फीमेल में तो 154 पे आप हाइट है तो आप 154 सेंटीमीटर तो आप फिलअप कर सकते हैं। एक और बात ध्यान देना कि हिल एरिया के जो मेल और फीमेल हैं उनको हाइट में रिलैक्सेशन है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चेस्ट में क्या है कि जितने भी मेल हैं, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल हैं, उनका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, यानी कि 80 नॉर्मल और उसको फुलाने के बाद 85 आपका होना चाहिए। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए चेस्ट का कोई इशू नहीं है, कोई चेस्ट की मेज़रमेंट नहीं है। वेट क्या होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए हाइट के अनुसार। अब हम ये फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया कि आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की, कि इसमें रनिंग है तो कितनी रनिंग है, क्या टाइमिंग है, नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो फिजिकल रनिंग में क्या है बच्चों कि 1600 मीटर दौड़ना है आपको, मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में। बहुत आसान नहीं है। जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, आर्मी की दौड़ चुके हैं, पुलिस फोर्स की, आर्म्ड फोर्सेस की, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने कभी दौड़ा नहीं है वो तो आप देख लो, आप ग्राउंड पे जाओ और थोड़ा सा चेक करो कि मैं 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ पाता हूँ कि नहीं। और यदि नहीं दौड़ पाते हो तो आज से कल से शुरू कर दो दौड़ना डेली सुबह में। और उसके लिए दौड़ने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, तो उसके लिए मैं आपको बाद में उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मोटा मोटी बता दूं कि शुरू में लंबा रनिंग करो, 2-3-4 किलोमीटर दौड़ो, सांस बनाओ अपना। उसके बाद ये आप सप्ताह में एक दिन 1600 मीटर दौड़ो टाइम सेट करके, तो फिर धीरे धीरे वो स्पीड आ जाएगी। तो वो दौड़ना पड़ेगा, हल्के में मत लेना इसको दौड़ को।
उसके बाद ये है, साथ ही साथ 100 मीटर भी आपको दौड़ना है 16 सेकंड में, मैं मेल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1.2 मीटर हाई जंप है, 3.65 मीटर लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है 4.5 मीटर। हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट के लिए 3 चांसेस मिलेंगे आपको, 3 चांस में आप निकाल सकते हैं। फीमेल के लिए क्या है कि 100 मीटर दौड़ है, उसके लिए 18 सेकंड का टाइम है। 800 मीटर ही आपको दौड़ना है 4 मिनट के अंदर, उसके लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, देख लेना। 0.9 मीटर हाई जंप है और 2.7 मीटर लॉन्ग जंप है। फिर वही बात, हाई जंप, लॉन्ग जंप और हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम, जब आप फिजिकल पीईटी और पीएसटी ये दोनों में पास कर जाते हैं तब आप आते हैं स्टेप 3 में, यानी कि टियर 2 एग्जामिनेशन में, जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा और 200 मार्क्स के होंगे, और सिर्फ एक पेपर होगा, वो है इंग्लिश। इसमें मैथ्स का चक्कर नहीं है मेंस में। तो आप समझो कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। 400 टोटल 400 नंबर का रिटन है, उसमें से 250 नंबर इंग्लिश के हैं। तो यदि आप इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, इंग्लिश पे ज़्यादा मेहनत कर दो, तो एसएससी सीपीओ के माध्यम से इंस्पेक्टर बनना मुश्किल नहीं है। पहले भी मुश्किल नहीं था, अभी भी मुश्किल नहीं है। ये बस थोड़ा सा हवा बना दिए हैं लोग कि वर्दी वर्दी वर्दी। ठीक है, वर्दी बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो ये इंस्पेक्टर बनना मुश्किल नहीं है। काफ़ी बच्चे इंस्पेक्टर बन चुके हैं। ये सीजीएल से तो आसान ही है ना। यहाँ तो मान लो कम बच्चे पहुँचेंगे, बहुत हाइट में छट जाएंगे, तो यहाँ तो बच्चे भी कम पहुँचेंगे सीजीएल के तुलना में। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सीजीएल की तैयारी करो। अब ये समझो कि मैं एसएससी सीजीएल मुझे क्रैक करना है हर हाल में, तो जब आप सीजीएल की तैयारी करोगे ना, तो आपका सीपीओ तो आसानी से निकलेगा बच्चों। तो ये सीन है। तो आप मेंस की बात करेंगे, टियर, इसे मेंस भी कह सकते हो, टियर 2 इंग्लिश में। फिर वही बात, एक बार ग्रामर पढ़ लो इस पार से उस पार किसी अच्छे बुक से। प्लिंथ टू पैरामाउंट ठीक है मेरे नज़र में, और भी बुक्स हैं। उसके बाद जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। उसके बाद एमबी पब्लिकेशन का प्रीवियस खूब लगाओ, मैक्सिमम वहाँ का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, सिंगल, फिलर सारा रट जाओ। मैंने कई सारे ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट देखे हैं अपने लाइफ में जो एमबी को पूरा रट ही चुका था। वो मोटी वाली एमबी अभी से लेके, कोशिश करना ऐसा एमबी लें जिसमें अभी से लेके पिछले 10-15 साल तक का मिले, पूरा रट चुका था वो। आंसर का एक्सप्लेनेशन उसे पता हो ना हो, लेकिन बोले बता देगा कि आंसर सी है तो सी है। तो एमबी को आप आधार बनाइए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। काफ़ी बच्चों ने एमबी को रट के तैयार करके आज जॉब में हैं। तो आप एमबी को पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। और एक बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कि 5 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 5 बार पढ़ा जाए। तो आप मैक्सिमम बार एमबी को लगाइए, आपका मेंस में अच्छा मार्क्स आएगा, इस बात की गारंटी है। फिर कहीं कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए इंग्लिश में। ओके, आप आफ्टर ये रिटन एग्जामिनेशन, इसमें ज़रा सा हम इसमें भी कट ऑफ़ की बात कर लेंगे। कट ऑफ़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पिछले साल का क्या कट ऑफ़ था प्री और मेंस मिला के, टियर 1 और टियर 2 मिला के। ये जनरल का कट ऑफ़ था 294 मेल का और 265 फीमेल का। मेल और फीमेल के कट ऑफ में अंतर होता है। तो जो हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, आपको थोड़ा कम नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ओबीसी में 272 192 मेल फीमेल, एससी 217 161 मेल फीमेल, एसटी 230 140 मेल फीमेल। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 204 है। और एक्स सर्विसमैन यदि आप मुझे देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपको पीईटी और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में गुजरने की ज़रूरत नहीं है। आप टियर 1 2 क्वालिफाई करो, पास करो, उसके बाद डायरेक्ट टियर 2 में आ जाओ, आपको फिजिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कट ऑफ है, और ये कट ऑफ है तो ये फिर बोल रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है। 400 नंबर का एग्ज़ाम है, उसमें आप मोटा मोटी 300 ही लगा लो। 294 है तो 300 ही लगा लो, तो आप 300 नंबर ला सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं बात कि जब हम टियर 2 भी पास कर जाते हैं, इसका कट ऑफ पार कर जाते हैं। और एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा बच्चों कि ये कट ऑफ का क्या सीन है। कट ऑफ बार बार कट ऑफ हवा बना हुआ है, कट ऑफ को पार करना है। एक बात बताओ बच्चों, कट ऑफ क्या होता है पता है? कट ऑफ क्या है कि यदि किसी भी एग्जामिनेशन में जितने बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, जितने बच्चे पास हुए हैं, उसमें जो सबसे कम मार्क्स है ना जिस बच्चे का, वही कट ऑफ है। यदि मान लो 100 बच्चे एग्ज़ाम में पास हुए, तो जो सबसे 100वें नंबर पे है उसका जो नंबर है, मार्क्स है, वही कट ऑफ है।
तो आपका टारगेट रहेगा कट ऑफ, आपका टारगेट रहेगा कि सबसे कम मार्क्स लाने वाला बच्चा मैं बनूँ, स्टूडेंट बनूँ। तो कट ऑफ एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ पिछली बार इतने पर हुआ है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि हम टॉप 10 में आए, टॉप 100 में आए, टॉप 1000 में आए। उसके लिए आपको कट ऑफ से 10, 20, 30 नंबर एक्स्ट्रा करने की कोशिश करनी है, पूरा जोर लगाना है, पूरा मेहनत करना है, दिन रात एक कर देना है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये कट ऑफ का रोना मत रो कि ये कट ऑफ है, इसको पार कर देंगे। तो कट ऑफ टारगेट रखोगे ना तो कभी पास नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन। बुरा लग रहा होगा लेकिन सही बोल रहा हूँ मैं। कट ऑफ हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, हमारा कट ऑफ से 20-30 नंबर एक्स्ट्रा टारगेट होना चाहिए, तब हम कट ऑफ पार कर पाएंगे। ठीक है, और कंपटीशन है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पढ़ रहे हैं और ऊपर से उसको उठाना है। तो आपको कोशिश ये करना है कि ना हम ऊपर वाले लिस्ट में आ जाएँ, टॉप 10 में आ जाए, टॉप 100 में आए, टॉप 500 में आ जाए। कट ऑफ क्या होता है? ये मैट्रिक 10th +2 का एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम थोड़ी है कि 60% लाए तो पास, फर्स्ट डिवीज़न, ऐसा कुछ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब टियर 2 भी आप पास कर जाते हैं, टियर 1 टियर 2 के मार्क्स को ऐड करके जब आप टियर 2 भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपका क्या होना चाहिए कि आई साइट आपका नॉर्मल होना चाहिए, 6/6 या 6/9 नॉर्मल होना चाहिए। कि आपको एक जैसे डॉक्टर के पास कभी गए होगा आप आंख जांच करवाने, तो उसका जो बोर्ड होता है उस पर आप जो लिखा होता है उसको पढ़ दो, आप पास हो, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन चश्मा के बिना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नॉक नी नहीं होना चाहिए आपका। पुलिस में आप जा रहे हैं, नॉक नी की मीनिंग होती है कि घुटनों का आपस में सटना। तो जब आप चलते हो या दौड़ते हो तो आपके घुटने आपस में टच नहीं करने चाहिए। तो वो यदि नॉक नी का प्रॉब्लम है आपको तो आपके लिए मुश्किल है। कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगा के सोने से वो ठीक हो जाता है, तो मुझे पता नहीं, देख लो आप क्या करना है उसमें। उसके बाद फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए आपका। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी समस्याएं हैं तो आप सब कुछ पास कर जाओगे, टियर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड, टियर 2 और फिर लास्ट में मेडिकल में जाके छट जाओगे, बहुत बुरा लगेगा। तो ये चीज़ ज़रा सा देख लो कि आप इसमें ठीक हो या नहीं ठीक हो। तो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो तलवा है उसमें आर्क बनना चाहिए, इस तरह से ऐसे होना चाहिए, ऐसे फ्लैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप पैर भिंगा के फर्श पे चलो। यदि आर्क टाइप का बनता है फिगर तो ठीक है, ऐसे कटा हुआ टाइप का, और यदि पूरा फ्लैट हो जाता है चारों तरफ से तो वो आप क्वालिफाई, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। स्क्विंट आइज नहीं होनी चाहिए, महंगी आँखें। आगे बात करते हैं कलर विज़न की। कलर विज़न भी आपको नहीं होना चाहिए। लाल और हरे कलर में आपको अंतर करने आना चाहिए। 2 कलर एक साथ आ जाए तो आपको आसानी से उसमें कुछ उसका पैटर्न होता है, कलर विज़न आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टैटू क्या है? टैटू आपका हो सकता है, लेकिन वो जिस हाथ से सैल्यूट करते हैं उस हाथ पे नहीं होना चाहिए। इनर आर्म आप लेफ़्ट हैंड पे हो सकता है, और वो भी उसका जो जिस पार्ट पे है उसका जो साइज है पार्ट का उसके 1/4 में ही हो सकता है। रिलीजियस टैटू हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। और आप क्या है कि टैटू का क्या है कि टैटू आप तो हटाया भी जाता है, तो यदि आपने करवा लिया है शौकिया में तो उसे आप हटवा लो, ठीक रहेगा। अब तो मोटा मोटी ये सारी चीज़ें हैं। अब ये मेडिकल में यदि आप फिट हो जाते हो तो मेडिकल में फ़िट होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ होती है, वो फाइनल कट ऑफ क्या है कि टियर 1 प्लस टियर 2 के जो मार्क्स होते हैं उनको मार्क्स पे जो प्लस दोनों मार्क्स प्लस करने के बाद जो कट ऑफ आती है उससे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, थोड़ा 2, 4, 5, 10 नंबर का अंतर हो सकता है। फिर वही बात, कट ऑफ तो वो है कि जो मार्क्स है जो सबसे कम नंबर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में जिससे सबसे कम मार्क्स है वो है कट ऑफ। तो आप पूरा कोशिश करो कि आप मैक्सिमम मार्क्स ले पाओ। और यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, उम्मीद करता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मैंने वीडियो पूरे डिटेल में बना दिया है। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और एक और बात, जो आप एग्जामिनेशन देने जाओगे उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका आईडी होगा, वैलिड आईडी, वो तो ओरिजिनल आईडी लेके जाना है आपको, फ़ोटो उस पर होना चाहिए, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी होना चाहिए, और साथ ही साथ उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए। और यदि उस ओरिजिनल फ़ोटो आईडी पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप मैट्रिक का मार्कशीट या कुछ ऐसा ले लो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, तभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में घुसने दिया जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी कुछ भी यदि छूटता है, बाय द वे छूटने का तो चांस नहीं है, मैंने पूरा कवर करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी यदि कुछ छूटता है, आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो बेहिचक आप लिखो, कमेंट में भी लिख सकते हो और फिर आगे उसका मैं रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो और बने रहें इस पे चैनल पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।